हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये PYQ सीरीज जो चल रही है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये BPSC TRE 4 और UGC नेट 2025 के लिए अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं आगामी होने वाले, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये हिंदी साहित्य सीरीज है, PYQ सीरीज है। और जो भी हैं गद्य खंड, पद्य खंड, भारतीय पाश्चात्य सभी इसमें मिक्सअप प्रश्न हैं। और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो 100% ये रखिए श्योर कि आते ही हैं, चाहे वो आप किसी का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर बिना समय गवाए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, स्थापना और तर्क से है। उससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर से देख लें। चलिए, तो क्या है, स्थापना दिया गया है कि काव्यानुभूति का मूल आधार है लोकानुभूति ही है। तो ये सही है बिल्कुल। आगे है तर्क है, क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। तो ये पिछले सीरीज में भी प्रश्न आए हुए हैं ये, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही हो जाएगा और आर गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्थापना है कि केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तो ऐसा नहीं है, एकमात्र नियम नहीं होता है। आगे है तर्क है, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए ना तो उतने उपयोगी हैं और ना कालजयी। तो ये कहाँ से सही लग रहा है, बिल्कुल उपयोगी है, तो ये भी गलत होगा। तो दोनों ही गलत हैं। आगे है, स्थापना है, आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि आधुनिकतम जो है और प्राचीन को देख सकते हैं कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये बिल्कुल वाकई सही बात है। तर्क दिया गया है, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दिया है। तो ये बिल्कुल है। आप तक्षशिला देख सकते हैं, अन्य वेदांता देख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे धर्म नियम जो थे पहले। आगे देख लेते हैं, स्थापना है, साहित्य सृजन का एक आधार सामूहिक चेतन को माना गया है। तो ये वाकई सही है, परंतु तर्क जो है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। क्या ऐसा होता है कि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही की जाती है? तो ये सही नहीं है। तो ये सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, स्थापना है, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तो ये बिल्कुल सही है। नवीनता जो होती है वो किसी ना किसी युग के बाद ही आती है, और आपस में द्वंद्व, प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम आधुनिक परंपरा कहीं ना कहीं है। और तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। तो ये सब देखिए प्रश्न पहले भी सीरीज में आए हैं, तो कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। स्थापना है, भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खरी बोली हो गई, पर कविता की भाषा वज्र भाषा ही रही। तो देखिए यहाँ से आपको कितना इम्पोर्टेंट बात पता चल रहा है कि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खरी थी और कविता की जो भाषा थी वो क्या थी, वज्र थी। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि वज्र क्षेत्र के थे। ये नहीं था, ये सही नहीं है कि वज्र क्षेत्र के ही थे युगीन कवि जो थे उस टाइम में। तो ऐसा नहीं है, तो आर गलत होगा, क्योंकि तर्क वो है
नहीं सपोर्ट कर रहा है उस बात का। आगे देख लेते हैं। स्थापना है शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर शब्द शक्ति के बारे में बताया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके लिए, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि शब्द वृत्ति जो है सूचित करने के लिए अभिधा वृत्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ उल्टा दिया गया है कि अर्थ ग्रहण जो है अभिधा वृत्ति के कारण होता है। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर निगलेक्ट कर रहा है। तो ए सही होगा, लेकिन आर जो है यहाँ पर रॉन्ग है। आगे है स्थापना है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तो ये सही है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है, ऐसा नहीं है। सामाजिक अवस्था और साहित्यिक जो है वातावरण मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाति साहित्य का ही निर्णायक तत्व होता है। तो जाति से मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तो बिल्कुल है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। तो यहाँ पर जो है आप पाश्चात्य समीक्षक की बातें ध्यान में रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये वहीं से रिलेट किया गया है स्थापना और तर्क को। पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बारे में जो बताया गया है। तो रोला बर्थ के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो रोला बर्थ के विचार भी कुछ इस तरह के मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के कोटेशन को। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो सिद्धांतकार और सिद्धांत जो पूछे जाते हैं 100% यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये काव्य शास्त्र से है प्रश्न। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य संबंधित है। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है, तो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस बार भी टीआरई में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला जा रहा है सही सुमेलित करना है रचना और रचनाकार से संबंधित है। चतुर्भुज दास जो कि द्वादश यश रचना इनकी, मीराबाई का राग गोविंद, श्री भट्ट का युगल शतक, नंददास का अनेकार्थ मंजरी है, ठीक है। आगे है ग्रंथ है और लेखक है। तो हित तरंगनी जो है कृपाराम की है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का, माधवानल कामकंदला आलम का, और विज्ञान गीता जो है केशव दास का है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। सही सुमेलित करना है, रचना और रचनाकार है। अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जी का है। ये आत्मकथा है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति का है। अलग शतक मुबारक और 12 मासा जो है ये सुंदर दास जी का है। आगे है वही है रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो राठौरा विख्यात है दयाल दास का। विराट पुराण गौरखनाथ जी का है। पुष्पदंत का उत्तर पुराण और जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास है। यहाँ पर कुछ दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विराट पुराण की रचना गोरखनाथ के अनुयायी शिष्यों द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पर विराट पुराण पूछा तो गया है, लेकिन सीधे यहाँ पर गोरखनाथ दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर गोरखनाथ ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सही सुमेलित करना है कवि और पंक्ति है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का जो पंक्ति है, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है और ये भारत भारती से ली गई है।
आगे है जयशंकर प्रसाद, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी। कितनी अच्छी पंक्ति है ये, और ये प्रसाद जी का है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत का है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो ये जो है प्रथम रश्मि कविता से ली गई है। आगे है महादेवी वर्मा जी का, क्या अमरों का लोक मिलेगी तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो ये महादेवी वर्मा जी का है। आगे है ग्रंथ और रचनाकार से है, तो साहित्य का समाजशास्त्र जो कि नगेंद्र का है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1961 की रचना है, रामविलास शर्मा जी का है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान ये केदारनाथ सिंह का है, और अद्यतन 1977 का है, अज्ञे का है। तो सारी महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है सुमेलित करना है, छप्पर जो है ये जयप्रकाश कद्रम की है। सिकंजे का दर्द जो है ये सुशीला टाकभोरे का है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय, और झोपड़ी से राजभवन जो कि माता प्रसाद का है। आगे देख लेते हैं कहानी और कहानीकार हैं, तो यारों के यार कृष्णा सोबती की रचना है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार जो कि आपके सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, ये शेखर जोशी जी का है। और यहाँ पर देख लीजिए कि मछली मरी हुई उपन्यास है ना कि कहानी, ये भी साथ में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जैसा दिया गया है वैसा ही होगा, ठीक है। सपाट चेहरे वाला आदमी शीर्षक से बच्चन सिंह ने भी एक कहानी संग्रह लिखा है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पर एक फैक्ट भी मिल गया। और सपाट चेहरे वाला आदमी एक दूधनाथ सिंह का भी है, और एक बच्चन सिंह ने भी कहानी संग्रह लिखा है, तो साथ में ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं संवाद पंक्ति है और नाटक है। तो मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, किसने कहा है, तो ये आषाढ़ का एक दिन में किसने कहा है, तो मल्लिका कहती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंद गुप्त में ये पंक्ति उठाई गई है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, ये चंद्रगुप्त में है, और ये चाणक्य के द्वारा कही गई है। आगे है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, और उसका अपकर्षण उसे क्या बनाता है, गौतम बुद्ध। ये लहरों के राजहंस से पंक्ति ली गई है, ठीक है, और कई बार ये रिपीटेड है, पूछी जाती है बार बार, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू शरहपात पुष्पदंत तथा गोरखनाथ में से महापंडित राहुल संस्कृतैन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल संस्कृतैन की बात करें तो इन्होंने शरहपात को हिंदी का पहला कवि माना है, और शरहपात की जो रचना है दोहा कोश बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। आगे है पंक्ति दी गई है, संदेश हूँ सवित हूँ पई मई कहन्नु ना जाए, जे कालांगुली मुंद डऊ सो बावड़ी समाई। किस तरह की पंक्तियां हैं, और इसी तरह की पंक्तियां ज़्यादातर जो है अपभ्रंश में मिलती है, अटपटांग सी। तो पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये अदहमान है, ठीक है, यानी कि अब्दुल रहमान जी। तो अदहमान भी कहीं कहीं दी जाएगी, तो आपको कन्फ्यूज में नहीं रहना है। आगे है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, तो ये कथन जो है शुक्ल जी का है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे देख लेंगे, आगे है वैराग्य संदीपनी
कृष्ण गीतावली, हनुमान चरित तथा पार्वती मंगल ग्रंथों में से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ये हनुमान चरित जो है ये हृदय राम की है। बाकी जो है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, ये सारे तुलसीदास की रचना है। तो ध्यान रखना है इनकी 12 रचनाओं को। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, पूछ ली जाएगी। अगर आपको पता ना हो तो आप वहाँ पर गलत कर जाएंगे। ये विजय देव नारायण शाही का कथन है, ध्यान रखना है। आगे है, जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे श्रुत के कर्तव्य मुँह पे कहीं ना कहे नहीं जात। तो ये चतुर्भुज दास जी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक ना और। तो उक्त दोहों द्वारा काव्य रसिक को परिभाषित किसने किया है? तो ये भिखारीदास जी ने किया है, ध्यान रखना है। स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्व्यक्तिकता तथा ऐतिहासिकता में से रीति मुक्त कविता की विशेषता है। तो ये स्वच्छंदता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एकांत संगीत, किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। दुखनीवाला नाटक के रचयिता हैं राधा कृष्णदास। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें तथा सप्त सरोज में से प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह नहीं है। तो ये मोहब्बत की राहें नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की कहानी संग्रह है। आगे है कि आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी तथा गरीबी हटाओ में से फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह नहीं है। तो गरीबी हटाओ, ठीक है। बाकी बाद इन्हीं की सारी कहानी संग्रह है। आगे है मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो ये त्यागपत्र, जो कि जैनेन्द्र का त्यागपत्र है उपन्यास, उन्हीं की मृणाल जो है पात्र है, ध्यान में रखना है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। तो ये आवा है, चित्रा मुदगल की। आगे देख लेते हैं शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त हैं, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ये रचना है। काशी नागरी परिचानी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये बाबू राधा कृष्ण दास जी थे। यहाँ पर देखिए व्याकरण से प्रश्न है, तो कोमा, अल्प विराम, प्रश्नवाचक तथा पूर्ण विराम में से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो ये पूर्ण विराम है, तो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं पार्श्विक, उक्षिप्त, प्रकंपित तथा संघर्षहीन में से प्रयत्न के आधार पर ल ध्वनि कैसा है? तो ये पार्श्विक होता है, ल ध्वनि पार्श्विक होता है। श्लेष, विवक्षा, उपमा तथा वक्रोक्ति में से शब्दालंकार नहीं है। तो ये उपमा शब्दालंकार नहीं है, बाकी सभी अलंकार के अंतर्गत ही आएंगे। आगे है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किसने की? तो ये अभिनव गुप्त ने किया है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो श्रावकाचार्य जो कि देवसेन का है 933 ईस्वी, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, चंदन बाला रास आस्कू कवि का है 1200 ईस्वी, रेवंत गिरिरास जो है 1231 ईस्वी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण आदिकालीन रचनाएं हैं, ध्यान रखना है, शुरुआती रचना है। आगे है अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही काल अनुक्रम आपको बताना है। तो काव्य अलंकार 7वीं शताब्दी की है, काव्य अलंकार सार संग्रह जो कि 8वीं शताब्दी उद्भट की है। अलंकार सर्वस्व 12वीं शताब्दी, अलंकार कौस्तुभ और ये 17वीं 18वीं शताब्दी की है। तो सभी महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जन्म काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही काल अनुक्रम है। तो जॉन ड्राइडन जो कि 1631 से 1700 ईस्वी, कॉलरिज 1772 से 1834, मैथ्यू अर्नल्ड 1822 से 1888 और क्रोचे जो है 1866 से 1952 के बीच ये विद्यमान थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और आज 50 से भी ज़्यादा प्रश्न हम लोगों ने किया जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे अभी तक तो ज़रूर से जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं।
और TRE 4 के लिए यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं PYQ रिवीजन सीरीज चला रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जुड़े मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। और कुछ मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा शायद आप लोगों को। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।